121 episodes. आदित्य और मनाली अभी भी उस ढलते हुए सूरज को देख रहे थे After marriage. और स्माइल कर रहे थे। जहां मनाली को वो सीन बहुत ही ज्यादा मूवी जैसा लग रहा था, वहीं आदित्य ये सोच रहा था कि उस सूरज की तरह ही पिछली जिंदगी की उसकी सारी गलतियां अब ढल चुकी हैं। मनाली के साथ वो एक नए दिन की शुरुआत करने वाला है। वो यही बातें सोच रहा था कि तभी उसे ख्याल आया कि नई सुबह आने के पहले उसे एक काली रात से भी गुजरना पड़ेगा और शायद वो रात उसे मनाली से दूर कर दे या फिर कुछ ऐसा कर दे कि वो कभी भी उस रात से आगे बढ़ ही ना पाए। शादी होने के बाद एक बार फिर से आदित्य को इन ख्यालों ने घेरना शुरू कर दिया था और आदित्य ने फैसला किया कि वो थोड़े टाइम और अपने माइंड को स्टेबल रखने की कोशिश करेगा और जब अपने घर पहुंचेगा तब जाकर इन सब के बारे में सोचेगा। वो दोनों अभी भी वहीं खड़े थे कि पीछे से देविका आई और उसने कहा, आप दोनों रोमांस करने का कोई भी चांस नहीं छोड़ते हो। उसकी बात सुनकर आदित्य और मनाली देविका की तरफ पलटे और हल्की सी स्माइल करने लगे। दोनों बहुत ज्यादा थक गए थे, इसलिए किसी ने भी कुछ कहना सही नहीं समझा और देविका को यह चीज उनके चेहरे को देखकर साफ समझ आ रही थी, जहां पर उनकी आंखें ढंग से खुल नहीं पा रही थी और चेहरे पर भी इतनी एनर्जी नहीं दिख रही थी। फिर वो मनाली के पास गई और उसने कहा, दीदी मैंने मैक्सिमम सारी चीजें रिकॉर्ड कर ली हैं, तो क्या मैं आपको सेंड कर दूं? हाँ देविका, लेकिन मनाली ने कहा और वो बोलते हुए रुक गई। तब देविका ने उसकी तरफ देखा और पूछा, लेकिन क्या दीदी, आप जो भी सोच रहे हो बोल दो। देविका, मैं सोच रही थी कि तुमने रिकॉर्ड तो कर लिया है, लेकिन हो सके तो अभी इसे माँ और पापा को मत बताना। अगर वो ये देखेंगे तो जरूर मुझ पर गुस्सा करेंगे और मैं अभी आदित्य के साथ उसके घर जा रही हूं, तो किसी भी तरीके का स्ट्रेस नहीं झेल पाऊंगी। प्लीज तुम उसे अभी सीक्रेट रखना, फिर जब मैं वापस आऊंगी तब मैं उनको बता दूंगी कि क्या हुआ है, मनाली ने कहा। और उसकी इतनी बात सुनकर देविका के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उसने कहा, आप उसकी चिंता मत कीजिए दीदी, अगर माँ को पता चल जाएगा तो मैं उनसे कह दूंगी कि ये आपकी मर्जी थी। वो हर बार आपको कंट्रोल नहीं कर सकती हैं और मैं थोड़े दिनों में इस बात को बहुत अच्छे से समझ गई हूं कि वो किसी को भी रूल करने के लिए किस लिमिट तक जा सकती हैं। सबसे पहली बात तो ये कि मेरा फोन सिर्फ मैं ही अनलॉक कर सकती हूं, इसलिए आप आराम से बाहर जाओ और बाकी बाद में देखा जाएगा। देविका की बात सुनकर मनाली के चेहरे पर स्माइल आ गई और फिर आदित्य ने कहा, मनाली क्या हम चल सकते हैं? हमें जाना भी बाय रोड है तो 12 घंटे लगेंगे, फिर उस हिसाब से चीजें प्लान करनी पड़ेंगी। आप लोग जाओगे कैसे? कार तो बस एक ही है और मुझे भी तो घर वापस जाना है। एक काम करिए, आप कार ले जाइए, मैं कैब करके घर चली जाऊंगी, देविका ने कहा और अपना हाथ स्ट्रेच करके कार की चाबी आदित्य की तरफ देने लगी। तब आदित्य ने कहा, नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है देविका, हम कल वापस नहीं आएंगे, हमें आने में थोड़े दिन लगेंगे और तब तक तुम बिना कार के ऑफिस कैसे जाओगी? तुम अपनी कार लो और घर जाओ, हम दोनों कैब कर लेंगे और यहां से चले जाएंगे। ठीक है ना मनाली? हाँ बिल्कुल ठीक है, मनाली ने कहा और फिर उसके बाद वो तीनों कार में बैठे और देविका कार ड्राइव करके पहाड़ से नीचे सड़क के पास ले आई, जहां पर आदित्य ने अपना फोन निकालकर उससे कैब बुक की। फिर जब वो कैब आई उसके बाद उसने सारे सूटकेस कैब में रख दिए। तब वो, मनाली और देविका बाहर खड़े थे और आदित्य ने देखा कि मनाली और देविका दोनों की आंखों में हल्के आंसू हैं। फिर मनाली ने देविका को गले लगा लिया और कहा, देविका मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी, थैंक यू सो मच, तुम मेरे इतने स्पेशल दिन पर मेरे साथ थी, तुम वर्ल्ड की बेस्ट सिस्टर हो और हमेशा याद रखना कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम्हें कभी भी कोई भी जरूरत पड़े तो मुझे फोन जरूर लगा देना और ये मत सोचना कि दीदी बिजी होंगी या कुछ भी, वहां पर मेरे पास ऑफिस का कुछ काम नहीं रहेगा, तो अगर तुम्हें कुछ भी मदद चाहिए हो तो मुझे जरूर याद करना। जैसे तुम मुझे बचपन में हर बार कहती थी ना कि दीदी आप कब ससुराल जाओगे। टेक्निकली ये मेरी पहली विदाई है और मैं अब अपने ससुराल जा रही हूँ। मनाली की आवाज में आदित्य को एक सिसक दिख रही थी और उसे समझ आ रहा था कि वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई है। देविका ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, बस अपनी आंखों में से आंसू पोंछे और गर्दन हिला दी। उसके बाद देविका ने आदित्य को गले लगाया और उसी तरह सिसकती हुई आवाज में कहा, मैंने आपसे पहले भी कहा है
और अभी भी कहूंगी, बस मेरी दीदी का ख्याल रखना और इन पर कभी भी कोई आंच मत आने देना। तुम उसकी चिंता मत करो देविका। मैंने भी तुम्हें पहले कहा था कि जब तक मैं जिंदा हूं तब तक इस पर कोई आंच नहीं आ सकती। आदित्य ने इतना कहकर देविका को छोड़ दिया। फिर देविका ने उन दोनों को देखा, उसके चेहरे पर स्माइल आ गई और फिर वो कार में बैठ गई। मृणाली देविका को जाता हुआ देख थोड़ी और इमोशनल हो गई थी। तब आदित्य ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे सपोर्ट दिया। फिर वो दोनों जाकर कैब में अंदर बैठ गए और कैब आगे चल दी। आदित्य का घर दूसरे शहर यानी कि गोरखपुर उत्तर प्रदेश में था। वहां जाने में उन्हें करीबन 13 घंटे लगने वाले थे और इस पूरे सफर को वो दोनों बस कैब के अंदर ही बैठकर बिताने वाले थे। आदित्य ने कभी भी रास्ता बाय रोड ट्रेवल नहीं किया था। वो हमेशा या तो फ्लाइट लेता था या फिर बाय ट्रेन ही वो अपने घर जाता था। लेकिन बहुत ही ऐसे कम मौके आए थे जब वो अपने घर गया था, इसलिए उसे ये रास्ता अच्छे से पता भी नहीं था। रास्ते में बहुत सारे पेड़ थे पर अंधेरे में ज्यादा कुछ देख पाना मुमकिन नहीं था। लेकिन जब जब वो किसी शहर या फिर किसी जगह से पास होते तो वहां की लाइट्स और लोगों की वजह से ही उन्हें टाइम का अंदाजा लग जाता कि बाहर क्या चल रहा है और क्या टाइम हो रहा है। वो दोनों धीरे धीरे करके पीछे बैक सीट पर एडजस्ट हो चुके थे। जब 2 घंटे निकल गए तब पहली बार वो रुके और उन्हें पता चला कि उत्तर प्रदेश की बॉर्डर में वो एंटर कर चुके हैं। उसके बाद आदित्य ने देखा कि वहां के लोगों की टोन बदल रही है और उसे वहां पर थोड़ा अपनापन महसूस होने लगा, क्योंकि बचपन में वो भी उसी टोन में बात किया करता था और जैसे कुछ नॉस्टैल्जिया उसे हिट कर गया। वहां पर वो थोड़ी देर रुके और उन्होंने ढाबे पर बैठकर डिनर किया। उसके बाद फिर उनका सफर शुरू हो गया। आदित्य को आज नींद आना बहुत ज्यादा मुश्किल था, लेकिन मृणाली सो गई थी। वो बस खिड़की के बाहर चमकते हुए चांद को देख रहा था और उसकी ही रोशनी में जितना जंगल और एरिया उसे दिख रहा था उसे ही एंजॉय कर रहा था। उसे ज्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर अंदर एक रिलीफ था कि आखिर वो अपने घर के रास्ते पर है। और यही बात सोचकर वो स्माइल करने लगा। ड्राइवर ने 1-2 बार उसे अकेले ही मुस्कुराते हुए देखा, पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। आदित्य ने जब घड़ी देखी तो रात के 1 बज चुके थे और इसका मतलब यही था कि वो पिछले 5 घंटे से कैब में बैठे हुए थे। धीरे धीरे करके टाइम निकल रहा था और उसे हल्के हल्के नींद के झोंके आ रहे थे, इसलिए वो भी थोड़ी देर सोने की बात सोचकर खिड़की पर सिर टिकाकर सो गया। उसे आज रात अच्छे अच्छे सपने दिखने लगे, जिसमें वो मृणाली के साथ अपनी पहली शादी और दूसरी शादी को इमेजिन करने लगा। उसे ये दिखा कि पहली शादी की तरह ही उसकी दूसरी शादी में भी उसके माँ बाप और सब हैं और इस बार वो बहुत खुश हैं। उसे ये सपना बहुत अच्छा लग रहा था कि तभी उसकी आंखों में कुछ चमकने लगा और वो उठ गया। जब उसने बाहर देखा तो उसे सूरज दिखाई दिया, जो उसे बता रहा था कि सुबह हो गई है। मृणाली अभी भी सो रही थी और इसलिए उसने उसे डिस्टर्ब नहीं किया। फिर उसने घड़ी में टाइम देखा तो सुबह के 7 बज चुके थे और वो पिछले 6 घंटे से सो रहा था। उसकी नींद जैसे बहुत दिनों बाद पूरी हुई थी और उसे बहुत फुलफिल्ड महसूस हो रहा था। उसे पता था कि अब 1 घंटे बाद ही वो अपने घर पहुंच जाएगा, लेकिन उससे पहले ही उसने कैब को ढाबे के बाहर रुकवाया और वहां पर उन तीनों ने नाश्ता किया और फिर चाय पीकर वो थोड़ा फ्रेश हुए। उसके बाद वो अपने आखिरी माइलस्टोन की तरफ चल दिए। आदित्य ने जैसा अज्यूम किया था वैसा ही हुआ। वो 8:30 बजे तक गोरखपुर के अंदर एंटर हो चुके थे। वो आसपास देख रहा था और उसे बस बचपन की सारी यादें आ रही थीं और चेहरे पर एक बड़ी स्माइल आ गई थी। उसने मृणाली को अपना पुराना स्कूल बताया, अपने चाचा का घर, वो दुकान जिसमें वो अक्सर प्ले स्टेशन खेला करता था, और उसके बाद उसने वो गली बताई जिसमें उसका घर था। वही पुराने घर और उनके अंदर बसे वही लोग जिन्हें वो बचपन से जानता था। भले ही वो बड़े हो गए थे, लेकिन आदित्य उनके चेहरे देखकर ही सबको पहचान पा रहा था और मृणाली को बता रहा था कि वहां पर कौन से काका रहते हैं और उनके साथ उन्होंने क्रिकेट खेलते हुए क्या किया था। थोड़े आगे जाकर जब वो वैभव नगर में मुड़े तब उनके सामने एक बड़ा सा घर था जो ग्रे कलर में पेंटेड था और वहां पर एक चैनल गेट था। उसके पास ही में बहुत बड़े लेटर में नेम प्लेट पर लिखा था शंकर। आदित्य को अपना घर याद आ गया और उसके साथ ही मेमोरीज भी। उसने कैब को घर के सामने रुकवाया। उसके बाद उसने सारे सूटकेस उतारे और फिर मृणाली ने कैब वाले का पेमेंट किया। आदित्य और मृणाली अब दोनों अपने नए घर को देख रहे थे और आदित्य के जैसे पांव कांप रहे थे। तब मृणाली ने उसे नोटिस किया और उसका हाथ पकड़ लिया।
और आदित्य की तरफ देखकर स्माइल करने लगी। आदित्य ने भी अपनी गर्दन हिलाकर उस पर रिस्पॉन्ड किया और उसके बाद आगे बढ़कर चैनल गेट के बाहर लगी डोर बेल को बजाया। एक बार बजाने पर किसी ने भी रिस्पॉन्स नहीं किया तो आदित्य ने उसे दूसरी बार बजाया और जब दूसरी बार भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया तब आदित्य ने तीसरी बार बजाया तो अंदर से आवाज आई, अरे आ रही हूं, दूध देने में इतनी जल्दी क्यों मचा रहे हो। आदित्य इस आवाज को पहचान गया था लेकिन फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। एक बार फिर से उसकी बॉडी में गूज बम्प्स छूट गए थे और वो बस वहां खड़े रहकर उस मोमेंट का इंतजार करने लगा जब उस आवाज का चेहरा दिखाई देगा। Thanks a lot for your next episode will come soon.